डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान बाड़मेर के पादरू में लगे किसान मेले में लिया भाग। गीतों के माध्यम से जैविक खेती और तकनीकी नवाचार का दिया संदेश। कहा, केंद्र सरकार कृषि को प्रौद्योगिकी और तकनीक से जोड़ने का कर रही है प्रयास। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए अब लिंक करना होगा आधार कार्ड। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने किसानों से सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराने का किया आह्वान। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान आसनी को लेकर अलर्ट किया जारी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण 21 मार्च तक चक्रवाती तूफान में बदलने की है संभावना। नाविकों और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी। एनडीआरएफ के जवानों को किया गया तैनात। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए अब केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया को अपनाकर आधार कार्ड लिंक कराना होगा। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश ने बताया कि अब किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो आधार कार्ड द्वारा सत्यापन करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करते हुए पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकृत आधार संख्या दर्ज करनी होगी। आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज करने पर एक ओटीपी मिलेगा, जिसको दर्ज करने के बाद सबमिट की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके बाद सक्सेसफुली सबमिटेड मैसेज आने पर यह प्रक्रिया पूर्ण समझी जाएगी। तभी किसान के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा जाएगा। कृषि विभाग ने समय रहते सभी किसानों से सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराए जाने का आह्वान किया है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शनिवार को पादरू में किसान मेला 2022 में भाग लिया। किसान मेले में संबोधन से पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गायक कलाकारों के साथ गीतों के माध्यम से जैविक खेती एवं तकनीकी नवाचार का संदेश दिया। किसान मेले को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि उन्नत कृषि यंत्र एवं उन्नत खाद बीज के माध्यम से कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, मशरूम उत्पादन सहित विभिन्न उपयोगी प्रणालियों पर लगाई गई प्रदर्शनी किसानों के लिए बेहतर महत्वपूर्ण है। ये किसानों को समृद्ध बनाने की राह दिखाती है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्मार्ट कृषि के मंत्र को अपनाकर कृषि को प्रौद्योगिकी और तकनीक से अधिकाधिक जोड़ने का प्रयास कर रही है। साथ ही छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए एफपीओ स्थापित करने का कार्यक्रम है। कृषि विपणन में बिचौलियों को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 6 से 7 लाख करोड़ रुपए से कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर लगभग 18 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार ने पीएम किसान योजना भी शुरू की है, जिसके तहत लगभग 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 1.82 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। साथ ही सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि बुनियादी ढांचा कोष शुरू किया है। राजस्थान जयपुर के रहने वाले और सिंगापुर में रिटेल में काम करने वाले भंवर सिंह ने नौकरी छोड़कर जैविक खेती की शुरुआत की। 2018 में मॉडर्न फार्मिंग कर कलरफुल शिमला मिर्च के साथ जुकीनी, इटालियन बेजिल, रोजमेरी के साथ ताइवानी खीरा उगा रहे हैं। भंवर सिंह मंडीवाल ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में खेती के नए प्रयोग किए हैं। खारे पानी के चलते केवल बारिश के पानी को इकट्ठा करके शेड नेट हाउस में विदेशी सब्जियां उगा रहे हैं। 2018 में सर हमने ये शुरू किया था और हम सभी एक्जोटिक वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस है और उसी को हम लोग ग्रो कर रहे हैं अभी। यहाँ पर कलर कैप्सिकम है, रेड एंड येलो, और इटालियन बेजिल हम लोग लगाते हैं, रोजमेरी लगाते हैं, और सेलरी, पार्सले,
थाइम, ओरेगेनो, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ ग्रो करते हैं। देखिए, चुनौतियाँ तो किसान के हिस्से में वैसे ही रहती है, और अभी हम लोग जैसे भी काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा चुनौती तो प्रकृति की तरफ से रहती है। और यहाँ पर हम लोग पानी की सबसे बड़ी समस्या है, और ये पॉली हाउस जो आप देख रहे हैं, ये हमारे लिए ये चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट है कि इससे हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं, और वही पानी हम लोग अभी क्रॉप में यूज़ कर रहे हैं। जयपुर के रहने वाले भंवर सिंह ने बताया कि इस तरह की सब्जी की जिनकी मार्केट में काफ़ी मांग है, पोली फार्म हाउस के अंदर खेती होती है और जिनको दिल्ली भेजा जाता है। ताइवानी खीरा स्थानीय बाजार में बिक रहा है, जबकि कलर कैप्सिकम, जुकुनी और विदेशी सब्जियों की सप्लाई दिल्ली जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा लाहौल स्पीति में भी विदेशी सब्जियों का प्रोडक्शन होता है और इससे अच्छा फायदा भी होता है। डिमांड बहुत अच्छी है, हालांकि ये लॉकडाउन के टाइम पे इनका डिमांड बहुत कम था, क्योंकि ये होटल, रेस्टोरेंट्स और शादियों में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। और अभी इस समय काफ़ी अच्छी डिमांड है, काफ़ी अच्छा मार्केट भी मिलता है, और सभी चीज़ों की डिमांड बहुत अच्छी है इस समय। बेनिफिट तो सर देखिए, पूरा क्रॉप निकालने के बाद में हम लोग काउंट करते हैं। उसके अलावा अगर कैप्सिकम की अपन अभी बात करें तो 100-120 रुपये किलो इस समय हमें मिल रहा है कलर का। रोजमेरी हमारी करीबन 400 से लेके 700 रुपये किलो तक बिकती है। ड्राई में सर 2,500 से लेके 3,000 रुपये किलो तक जाती है। ये सारा मटेरियल दिल्ली जाता है सर। ये मोखुमपुरा में है, प्लस दूदू में है, और लाहौल स्पीति में भी हम लोग करते हैं गर्मियों में, और भोपाल में। और मौसम विभाग ने साल के पहले चक्रवाती तूफान आसनी को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से के ऊपर एक कम दबाव क्षेत्र बन चुका है, जिसके 21 मार्च तक तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार प्रशासन की ओर से कहा गया है कि एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है और वे तलाशी और बचाव अभियान चलाने के लिए सभी आवश्यक उपकरणों के साथ अलग अलग जगहों पर तैयार हैं। आईएमडी ने कहा कि कम दबाव का क्षेत्र जो मंगलवार को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन चुका है, ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ जाएगा। ये फिर 20 मार्च तक अंडमान निकोबार द्वीप पहुंच जाएगा। अगले 1-2 दिनों में भारी बारिश की आशंका विभाग की ओर से जताई गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद ने उपराज्यपाल से आपदा प्रबंधन तंत्र को हाई अलर्ट पर रखने का आग्रह किया है। उन्होंने उपराज्यपाल जोशी से सभी स्कूलों और कॉलेजों में 19 और 21 मार्च को अवकाश घोषित करने का भी आग्रह किया है। 20 मार्च को रविवार होने के कारण छुट्टी है। भारत मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 मार्च की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र मजबूत हो जाएगा और 21 मार्च को एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सूरजकुंड में हस्तशिल्प मेले के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि प्रकृति ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं और पौधों में भी कला दी है। यहाँ तक कि हम कपड़े भी मकड़ी के जाले को आधार मानकर बनाते हैं। प्रकृति ने सभी को कोई ना कोई कला ये दी है, केवल व्यक्ति को ही नहीं। यानी हम देखें तो जीव जंतुओं को भी, पेड़ पौधों को भी कला की कृति दी है। यानी जो बैया चिड़िया है वो तिनका तिनका चुक्कर लाती है और किस प्रकार का अपना घोंसला बनाती है। उनमें भी कंपटीशन होता है कि बैया किस प्रकार की अपने घोंसले की आकृति बनाता है। ऐसी कहावत है कि बैया चिड़िया और जो एक ये मादा चिड़िया है और एक नर जो चिड़िया रहती है वो उस घोंसले में तभी आती है जब उसको वो जो बैया द्वारा बनाया गया घोंसला वो पसंद आता है। अगर पसंद ना आए तो आता नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी कलाओं का भी अपना कंपटीशन है। हमें मानो एक मकड़ी का जाला ये जो बुनती है वो एक यानी मकड़ी जो है वो जाला बुनती है, कितनी कला उसमें दिखाती है। ऐसा जाला हमने भी कपड़ा बुनने के लिए उस मकड़ी के जाले को आधार माना है, तब जाके अपने कपड़ा बनाया है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हस्तशिल्प पहले हाथों से नहीं बनता बल्कि पहले इसे मन से बनाकर दिमाग में बुना जाता है। इसके बाद हाथ पर कला आती है जिससे वो काम होता है। हस्तशिल्प ये वास्तव में एक कला है। इस कलाकार को केवल हाथों से किसी चीज से नहीं बनाता। इस कला के लिए हाथों से कोई शिल्प नहीं बनाता बल्कि उससे पहले अपने मन में बनाता है, फिर अपने दिमाग में बुनता है, उसके बाद उसके हाथ पर वो कला आती है जिसके साथ ये सारा काम करता है। तो इसलिए पूरे शरीर का एक प्रकार से योगदान इस प्रकार से होता है। कला
एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक विषय है जिससे व्यक्ति जो है उसके अंदर अपने आप को यानी मस्त कर लेता है, तभी कला उसमें से निकलती है। कला केवल ज्ञान नहीं है बल्कि कला का एक विषय ही दूसरा है। और दक्षिण कन्नड़ के मुदिपु में स्कूल की छात्राओं ने स्मार्ट पॉट तैयार किया है। इस स्मार्ट पॉट को इंडोर प्लांटिंग के लिए बनाया गया है। स्मार्ट पॉट की खासियत है कि जब भी प्लांट को सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होगी वह अपने आप मूव करके रोशनी ले लेगा और फिर स्मार्ट पॉट खुद ही अपनी रियल पोजीशन पर आ जाएगा। और विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। गौरैया हमारी प्राकृतिक सहचरी है। कभी वे हमारे आंगन और नीम के पेड़ के नीचे फुदकती है और बिखरे गए चावल या अनाज के दाने को चुगती है। एक वक्त था जब बबूल के पेड़ पर सैकड़ों घोंसले लटके होते और गौरैया के साथ उसके चूजे ची 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 का शोर मचाते। बचपन की यादें आज भी जहन में ताज़ा हैं, लेकिन वक्त के साथ गौरैया एक कहानी बन गई है। गौरैया इंसान की सच्ची दोस्त भी है और पर्यावरण संरक्षण में उसकी खासी भूमिका है। दुनिया भर में 20 मार्च को गौरैया संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद मोहम्मद ई दिलावर के प्रयासों से इस दिवस को चुलबुली गौरैया के लिए रखा गया है। 2010 में पहली बार ये दुनिया में मनाया गया। प्रसिद्ध उपन्यासकार भीष्म साहनी ने अपने बाल साहित्य में गौरैया पर बड़ी अच्छी कहानी लिखी है, जिसे उन्होंने गौरैया नाम दिया। हालांकि जागरूकता की वजह से गौरैया की आमद बढ़ने लगी है। हमारे लिए ये शुभ संकेत है। गौरैया एक घरेलू और पालतू पक्षी है। ये इंसान और उसकी बस्ती के पास अधिक रहना पसंद करती है। खेती किसानी में रासायनिक उर्वरकों को बढ़ता प्रयोग बेजुबान पक्षियों और गौरैया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। केमिकल युक्त रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से कीड़े मकोड़े भी विलुप्त हो चले हैं। इससे गौरैया के लिए भोजन का भी संकट खड़ा हो गया है। दूसरा बड़ा कारण मकर संक्रांति पर पतंग उत्सवों के दौरान काफी संख्या में पक्षियों की मौत होती है। पतंग की डोर से उड़ने के दौरान इसकी जद में आने से पक्षियों के पंख कट जाते हैं। हवाई मार्गों की जद में आने से भी इनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बच्चों की ओर से चिड़ियों को रंग दिया जाता है। इससे उनका पंख गीला हो जाता है और वे उड़ नहीं पाती। हिंसक पक्षी जैसे बाज हमला करके उनको मौत की नींद सुला देते हैं। दुनिया के चर्चित पर्यावरणविद मोहम्मद ई दिलावर नासिक से हैं और वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े हैं। उन्होंने ये मुहिम 2008 से शुरू की थी। आज ये दुनिया के 50 से अधिक मुल्कों तक पहुंच गई है। और यहाँ लेते हैं बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वरदान साबित हुई है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान जब स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हुआ तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मदद से छोटे व्यापारियों ने अपना व्यापार दोबारा शुरू किया। इस योजना के तहत सड़क किनारे काम करने वाले छोटे कारोबारियों को 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है ताकि इन लोगों को अपने कारोबार को शुरू करने के लिए जरूरी पूंजी मिल सके। देखिए यूपी के चित्रकूट से ये ग्राउंड रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बनी वरदान। पीएम स्वनिधि योजना से शुरू हुआ रोजगार। कोरोना के बाद छोटे कारोबारियों को मिला सहारा। कोरोना काल में जब छोटे कारोबारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हुआ तो इन लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का सहारा मिला। सड़क किनारे छोटा व्यवसाय कर अपनी आजीविका चलाने वाले इन छोटे व्यापारियों को पीएम स्वनिधि योजना से बिना गारंटी के 10,000 रुपए का ऋण प्राप्त हुआ, जिसने एक बार फिर इनकी जिंदगी को पटरी पर लाने का काम किया। 10,000 रुपए लिया था स्वनिधि योजना के तहत, जिससे हमने सिलाई की दुकान डाली हुई थी, जो हमने पे कर दिया है और दोबारा लेने के लिए सोच रहे हैं कि मतलब कुछ और आगे बढ़ा सके उसको। हमने पान की दुकान करता है, पान की दुकान में 10,000 रुपये फुटपाथ वालों को मिला था, उसमें अभाग दिया है। तो वही 20,000 का योजना का जो हमको जानकारी मिली है तो उसी की अप्लाई करने आए हैं और फुटपाथ वालों को बड़ा अच्छा राहत मिल रहा है। कम से कम छोटी पूंजी से अपना रोजगार तो चला रहे हैं। यूपी के जनपद चित्रकूट में प्रथम चरण में 10 मार्च 2022 तक 1979 स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। द्वितीय चरण में 916 स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 20,000 रुपए का ऋण दिए जाने के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया। 10,000 मिली है, जो कि उसमें हमने अपना काउंटर बनवाया चाट के ठेले लगाने के लिए। अब इसके बाद उसको हमने भर दिया, उसके बाद दूसरी अप्लाई किया, दूसरी अप्लाई में भी वो हो चुका है हमारा, लेकिन अब ये पैसा मिलेगा तो आगे उसका और बढ़ाएंगे। उसमें अच्छा सुंदर योजना है ये हमारे लिए गरीबों की, और गरीब लोगों को आगे बढ़ने की एक रास्ता मिल रही है। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में इस योजना को लेकर खासा उत्साह है। योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का शुक्रिया कर रहे हैं। यूपी के चित्रकूट में इस योजना ने हजारों की संख्या में छोटे कारोबारियों के रोजगार को फिर से शुरू करवाया है, जिसके बाद इन कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। विजय दीक्षित, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या रहा भाव। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपेडा की ओर से हाल में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 9 महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,63,032 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,15,051 टन का ही हुआ था। आपको बता दें कि भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 22 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल चने की बुआई दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा हो रही है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। वहीं अब तक दलहन किसानों ने चने की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 19,29,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है। चने की बुआई पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान रबी चने की कुल बुआई 4,57,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,14,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 1,10,38,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो अब तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में इस साल दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल दलहन की पैदावार 2,69,60,000 टन होने का अनुमान है।
जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। फिलहाल चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 17 मार्च को चने का भाव रहा 4,380 रुपए। 19 मार्च को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव 4,455 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ध्रोल मंडी में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 मार्च को चने का भाव था 4,315 रुपए। 19 मार्च को इसके सौदे 55 रुपए चढ़कर 4,370 रुपए पर हुए। जबकि कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में चने के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 17 मार्च को चने का भाव रहा 4,625 रुपए। 19 मार्च को इसके सौदों में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,500 रुपए। वहीं शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 17 और 19 मार्च को चना 6,100 रुपए पर बिका। हालांकि मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 17 मार्च को चने का भाव था 4,450 रुपए। 19 मार्च को इसके सौदे 40 रुपए लुढ़क कर 4,410 रुपए पर हुए। इस दौरान महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में गुरुवार को चने का भाव रहा 4,600 रुपए। शनिवार को इसके भाव में 89 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4,511 रुपए। और अब बात मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। हिमाचल प्रदेश में मटर की बुआई कर ले, वहीं टमाटर की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसी तरह बैंगन की बुआई करे, किसान शिमला मिर्च और खीरे की बुआई कर सकते हैं। यहाँ लाल मिर्च की बुआई कर ले। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी की कटाई करते रहे। वहाँ मूली और गाजर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। इसके साथ ही पत्ता गोभी की रुपाई कर सकते हैं। इसके अलावा आंवले की रुपाई करे। हिमाचल में मशरूम की खेती करते रहे। यहीं किसान लहसुन की बुआई कर सकते हैं। इस समय लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहे। अभी प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। उत्तराखंड में आलू के खेत में सिंचाई करते रहे। आलू की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। यहाँ प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई करे। प्याज के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहे। अभी लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। किसान लोबिया की बुआई कर सकते हैं। उत्तराखंड में बैंगन के खेत में निराई और गुड़ाई करें। इसके अलावा जौ के खेत में सिंचाई करते रहे। इसके साथ ही गन्ने की बुआई कर ले। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहे। गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले। उत्तराखंड में सरसों की कटाई कर सकते हैं। वहीं किसान लौकी के खेत में सिंचाई करते रहे। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। उत्तर प्रदेश में 1 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाने की दिशा में पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी देहरादून में मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला करने के लिए अपनी उत्तराखंड विधायक दल की बैठक आयोजित करेगी। 10 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर संशय बना हुआ है, लेकिन कुछ नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में हैं जो भावी सीएम हो सकते हैं। उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस फैसले के बाद शपथ ग्रहण का आयोजन होगा। नागालैंड विधानसभा सचिवालय ने चल रहे बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक अटैच कर दी है। नेशनल ई विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाली नागालैंड भारत की पहली विधानसभा बन गई है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी नई दिल्ली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन भूविज्ञान तथा व्यावसायिक नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव साझा करने का एक अनूठा मंच उपलब्ध कराएगा। ये खनन, खनिज अन्वेषण तथा जल के प्रबंधन, खनिज अवयव और संसाधन एवं पर्यावरण में नवीनतम प्रौद्योगिकियों पर व्यवहारिक जानकारी प्रदान करेगा। ये अकादमिक उत्पादन की वृद्धि में भी सहायक होगा तथा विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में क्षमता निर्माण के लिए अवसर सृजित करेगा। देश भर में पिछले 24 घंटों में 1761 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 3196 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.41% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.41% की गई। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते देश में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कई खुराकें दी जा चुकी हैं। 24 घंटों में 15,34,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही देश में अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कला, शिल्प, सांस्कृतिक व व्यंजनों के 10 दिवसीय उत्सव ताज महोत्सव की शुरुआत शिल्प ग्राम में होगी। इनमें देश भर के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्पी व कलाकार अपने शिल्प व कला का प्रदर्शन करेंगे। इससे शिल्प ग्राम मिनी भारत बना नजर आएगा। ताज महोत्सव की इस वर्ष की थीम आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग रखी गई है। 20 से 29 मार्च तक चलने वाले महोत्सव में शिल्प ग्राम, सूरजदन, सदर बाजार, जोनल पार्क, आई लव आगरा पॉइंट, आगरा किला में कार्यक्रम होंगे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।